2013 में देहरादून के जॉली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय यानी कि SRHU की स्थापना हुई। तकरीबन 30 सालों से यह विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अग्रसर है। वैल्यू एजुकेशन की वजह से इसने न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाई है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में इनका काफी योगदान रहा है। हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत देश के सबसे ज्यादा मरीजों को ट्रीट किया है। एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो चुके SRHU बाकी विश्वविद्यालयों से कैसे अलग है और स्टूडेंट्स को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है और जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डॉक्टर विजय धस्वाना जी, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं। सर, वेलकम टू द शो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। सर, जैसे कि डॉक्टर स्वामी राम एक योग गुरु थे, एक संस्थापक थे, एक समाज सेवक थे, एक फिलोसोफर थे, एक लेखक थे, तो इनके ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आपको प्रेरित करते हैं? देखिए, स्वामी राम जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने योग विज्ञान में क्या ताकत है, योग विज्ञान से क्या किया जा सकता है, कुछ क्रियाएं उन्होंने योग से सीखी, खास करके बॉडी की फिजियोलॉजी से संबंधित। तो उसको उन्होंने अमेरिका में जब गए, वो तो साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने उन्होंने अपने योग की शक्तियों का प्रदर्शन किया। जो हाथ की ये दो अलग अलग, इनको साइंटिफिक अलग अलग चीज़ें हैं ये, इसमें दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया। थर्मामीटर हुक को रखे थे। अपने 17 सेकंड के लिए उन्होंने हार्ट बीट रोक दी और जब डीप स्लीप में चले गए तो जो कुछ उस डीप स्लीप में उनके चारों तरफ हो रहा था वो उन्होंने उसको बोला कि आपने, जब मैं डीप स्लीप में था, आपने ये किया। मेंटल पावर से 20 फीट दूर रखिए उस निडल को हिला दिया। अच्छा। और ये सब इंसाइक्लोपीडिया में इसका वर्णन है। उस समय के जो अमेरिका के साइंटिफिक जर्नल थे, उस जर्नल्स में इनका वर्णन हुआ। और उसके बाद स्वामी जी ने अपनी बायोग्राफी लिखी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। अराउंड 10 मिलियन कॉपी बिकी, $10 की उस समय पुस्तक थी वो। बचपन उनका यहाँ पहाड़ों में बीता, ऋषि मुनियों के साथ बीता। स्वामी राम जी ने कभी भी मंदिर में जाने को प्रमोट नहीं किया, ये नहीं कहा कि आप गंगा स्नान कीजिए, मस्जिद में जाइए। वो एक ऐसे योगी हुए हैं कि जिनका मानव सेवा के ऊपर पूरा एम्फेसिस रहा है। वो ये कहते हैं कि देखिए, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। देहो देवालय प्रोक्ता, जीवो देव सनातना। ये जो ह्यूमन बॉडी हमारी है, ये किसी भी मंदिर से ऊंचा स्थान इस बॉडी का, क्योंकि इसके अंदर आत्मा रह रही है और वो आत्मा देवता है। अगर मैं एक इंसान की सेवा करता हूँ, अगर मैं एक इंसान की मदद करता हूँ, तो मैं ईश्वर की मदद कर रहा हूँ। तो इस फिलॉसफी के साथ उन्होंने ये संस्थान यहाँ बनाया और इसी फिलॉसफी के साथ कि मानवता की हमको सेवा करनी है, इस सिद्धांत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर विजय जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन की बात होती है, यहाँ पर सिद्धांतों की बात होती है, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि आजकल के कमर्शियल युग में जहाँ पर सब कुछ जो है अपने हित के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर वैल्यू एजुकेशन, मोरल्स के बारे में बात नहीं की जाती है, वहीं पर SRHU में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा एक्चुअली में जो कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, रैट रेस में हम लोग लग गए हैं और इंसान सिर्फ पैसे के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। पैसा, चकाचौंध, मेरे पे बड़ी गाड़ी हो, मेरे पे बड़ा वो हो, अब वो कमाना कैसा है, किस ढंग से कमाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो गया है कि जो हमारी पहले फैमिलियाँ इंटैक्ट थी, जिसमें दादा दादी साथ रहते थे, नाना नानी साथ रहते थे, अब जो इनिशियल संस्कार बच्चे के अंदर आने चाहिए वो घर में मिल नहीं रही हैं। और इसके साथ ही क्या हो गया है, जो इस समय सोशल मीडिया कहो या ये यूट्यूब कहो या जो भी इतना बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन का बच्चों के पास, बच्चा मुझे लगता है पैदा होने के 6-8 महीने के बाद अगर रोता है तो माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं या उसको सामने टीवी के आगे बैठा देते हैं। तो उसको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके माइंड पे इंप्रेशन पड़ रहा है कि क्या चल रहा है। तो ये इस तरह का जो सिस्टम बन गया है जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है। तो हम यहाँ इंस्टीट्यूट में, हम लोगों ने विश्वविद्यालय में स्वामी जी की शिक्षाओं के ऊपर साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग सेमिनार हम लोग करते हैं यहाँ पे। और उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं, देखिए कि हमारा जो मूल है, मूल प्रकृति हमारी है ब्लिस। उस ब्लिस को हमें जिंदा रखना है। जिंदा है वो, लेकिन हम उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। हम खाली शरीर और सांस लेने वाला नहीं, हमारे पास मन भी है। तो मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वो भावनाएं गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं।
तो सही भावनाएं कैसे उत्पन्न करनी है, गलत भावना को कैसे नेगलेक्ट करना है। फिर जो मन में हमारा विकार उत्पन्न हो रहा है, मन में स्ट्रेस है, तनाव है, उस तनाव को दूर कैसे करना है, उसके लिए ध्यान जरूरी है। और जब हम ये इन सब चीज़ों में बैलेंस रखेंगे तो हम उस ब्लिस के नज़दीक जाएंगे, जो ब्लिस हमारा मूलभूत है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि माइंड, बॉडी और ब्रेथ जो है, इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन सिंक होने चाहिए। आप कभी भी देखिए, जब आपकी अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपकी ब्रेथ इरेगुलर हो जाती है। आपकी ब्रेथ इरेगुलर होती है तो आपका माइंड स्ट्रेस हो जाता है, माइंड स्ट्रेस में आ जाता है। इसीलिए कभी भी मैं जितने भी जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, जब वो कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हों या कहीं पे कोई ऐसा चीज़ फेस करने जा रहे हों, 5 मिनट आंख बंद करके डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें। हम लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, जो कि अच्छी नहीं है, साइंटिफिकली रॉन्ग है। आप छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखिए, उसका हमेशा जब सांस लेता है तो उसका पेट भर आता है, फुल ब्रीदिंग कर रहा है, उस लंग्स में पूरी हवा आ रही है। लेकिन क्योंकि जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, तो हम पूरे लंग्स में सांस नहीं लेते हैं, ऊपर ऊपर हवा जो हमारे लंग्स होते हैं, ऊपर ऊपर लंग्स को हम भरते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ये शरीर ठीक रखना है, सांस सही ढंग से कैसे लेनी है, उसके लिए प्राणायाम है बहुत सारे, और मन को अपने नियंत्रण में रखना है। क्योंकि मन के लिए कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हम मनुष्यों के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन अगर हमारे नियंत्रण में है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा, और मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सब ये आपने बहुत अच्छी टिप दी। तहस नहस हो जाएगा जी। मन कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मत कर। हम उस आवाज़ को नहीं सुनते हैं। उस आवाज़ को अगर हमें अपने जीवन में तरक्की करनी है, तो उस आवाज़ के साथ उस आवाज़ को हमें अपना बेस्ट दोस्त बना लेना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि भगवत गीता एक ऐसी किताब है, ऐसा ग्रंथ है, मैं समझता हूँ उसमें किसी भी धर्म का, जाति के किसी भी व्यक्ति को इस बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें खास करके जो कर्मयोग वाला जो चैप्टर है, वो हम सब जो है कर्मयोगी हैं। हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और हम अपना कर्म अगर निस्वार्थ भाव से करेंगे, होता क्या, हम अटैच हो जाते हैं कि मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। हम पहले सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, और उसके बाद हम वो करते हैं। तो ये नियति जो है ना, ये सब कुछ चीज़ें बहुत प्रीडेस्टिन्ड है। डॉक्टर विजय जी, आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे आपने कहा कि डेस्टिनी के साथ में कर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, और निस्वार्थ भाव से। तो ये क्योंकि आप इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्वामी राम के फ़िलॉसफी से, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको समाज सेवा के लिए या इस तरीके से कि निस्वार्थ होकर काम करें, उसके लिए आप कैसे प्रेरित करते हैं सर, या कुछ कार्यक्रम हैं? देखिए, ऐसा है, स्टूडेंट है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। जो युवा है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी नज़र बहुत तेज़ है। वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि मेरे टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, संस्थान किस फिलॉसफी से काम कर रहा है। पिछले 5 साल में हम लोगों ने करीब 57-58 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटी है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो गरीब बच्चा है वो भी यहाँ से खाली न जाए, जो गरीब मरीज है उसके पास पैसा नहीं तो भी हम उसकी सेवा कर देते हैं। तो एक सेवा भाव अपने आप ही हमारी पूरी जो हमारी कार्य प्रणाली है उसमें झलक रहा है। उसके साथ साथ हम गाँव में काम कर रहे हैं, बहुत सारे गाँव में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो भी छात्र है वो देख रहा है। साथ में हम समय समय पे जो हमारे यहाँ कुछ स्पीचेज होती हैं, कई बार मैं एड्रेस करता हूँ, कुछ बार हम किसी सोशल एक्टिविस्ट को ले आते हैं, तो वो जो स्पीच बच्चे सुनते हैं, जो हमारी कार्यप्रणाली को बच्चे देखते हैं, तो स्वतः ही उनके धीरे धीरे उनके जीवन का एक हिस्सा बन रहा है कि भैया सेवा हमको करनी है। सर, जैसे आपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे बताया, कुछ और ऐसे एक्टिविटीज़ भी हैं जो समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं? यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। इसके अलावा हम उत्तराखंड के लगभग 2000 गाँव में हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर, इनकम जनरेशन के ऊपर, फंक्शनल लिटरेसी के ऊपर, टेलीमेडिसिन के सेंटर हमारे चल रहे हैं। हम युवाओं को रोज़गार के लिए उनको रोज़गार परक शिक्षा दे रहे हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। हेल्थ में चाहे महिलाओं का स्वास्थ्य हो, बच्चों का स्वास्थ्य हो, बुजुर्ग लोग हैं उनका स्वास्थ्य हो, हम इन सब सेक्टरों पे काम कर रहे हैं। हमारी 4-5 मोबाइल लाइब्रेरी चल रही हैं, उनकी डेट फिक्स होती हैं, समय फिक्स होता है, और गांव के लोग बच्चे आकर के उस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे मोबाइल हॉस्पिटल हैं। मोबाइल हॉस्पिटल में इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड भी है, एक्सरे भी हैं, दूसरे लैब इन्वेस्टिगेशन भी हैं। वो हम डेट फिक्स होती हैं, डे नहीं, डेट फिक्स होती है वो कि इस डेट को आएगा। उस दिन चाहे संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो,
उस डेट को व्हीकल वहाँ पहुँच जाता है। टेलीमेडिसिन के सेंटर चल रहे हैं, टेलीमेडिसिन से मरीज़ जो यहाँ नहीं आ सकता है, हमारे यहाँ वो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर सकता है और उनको वहीं दवाई प्रिस्क्राइब हो जाती है। अगर रूटीन बीमारी होती है, अगर कुछ सीरियस बात होती है, फिर उनको हम कहते हैं भाई नियरेस्ट जो हॉस्पिटल आप वहाँ जाइए, वहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ आइए। इसके साथ ही हम गवर्नमेंट के जो टिहरी जिला अस्पताल है उसको पीपीपी मोड पे चला रहे हैं। उसके साथ देवप्रयाग का जो हमारा छोटा अस्पताल है, CHC है, उसको चला रहे हैं। बालेश्वर एक जगह है, वो भी CHC, वो भी चल रही है। तो सोशल सेक्टर के हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं। सर, हाल ही में आपके 2 PhD स्टूडेंट्स को स्टेट साइंस कांग्रेस में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। तो सर, आप किस तरीके से यहाँ पर कल्चर ऑफ इनोवेशन और कमिटमेंट टू एक्सीलेंस को आप ध्यान रखते हैं और कैसे उसको बढ़ावा देते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय का काम खाली पढ़ाना नहीं है, वो एक हिस्सा है, लेकिन उसको मैं एक छोटा सा हिस्सा मानता हूँ। क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो शोध होता है, जो रिसर्च होती है, जो पब्लिकेशन होती हैं, वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे पॉलिसी डिसीजन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो रिसर्च यूनिवर्सिटी में होती हैं, जो पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी में होती हैं, हम लोगों ने उस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि हमारे यहाँ से पब्लिकेशन अच्छा हो, अच्छे साइंटिस्ट बने, एक तो हम लोगों ने इंसेंटिव रखे हैं। जैसे हमारे यहाँ सारी फैकल्टी है, जितनी भी मेरे यहाँ 350-400 फैकल्टी काम करती है, सबको हम 1 लाख रुपए साल का सिर्फ इसी बात के लिए देते हैं कि ये आपके रिसर्च के खर्चे के लिए, आप इसको जैसा मर्जी चाहे वैसा खर्च कीजिए। तो फंड्स हम उनको दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, एक्सपीरियंस फैकल्टी लगी हुई है, तो बच्चे फिर नेचुरली अच्छा करेंगे। जो UGC नेट पास करके बच्चे आते हैं, उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप स्कीम रखी हुई है। और अगर UGC नेट नहीं भी पास करते हैं और कोई हमारे यहाँ PhD कर रहा है, उसका टॉपिक अच्छा है, रिसर्च एरिया अच्छा है, तो हम उसके लिए भी हम लोगों ने फंड्स की व्यवस्था कर रखी है कि भैया हम तुमको मंथली कुछ स्टाइपेंड देंगे ताकि उस बच्चे को उसकी रिसर्च का फ़ायदा अल्टीमेटली समाज को मिले। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, तो उसका फिर फ़ायदा समाज को मिलेगा। इसलिए हमने इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ बना रखी। रिसर्च के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, खेल कूद की सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने डेवलप किए हुए हैं, हॉस्टल्स डेवलप किए हुए हैं। तो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने आए उसको जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं वो भी मिलें और साथ में जो उसके पठन पाठन के लिए उसको अच्छी फैकल्टी चाहिए वो मिले, उसको अच्छी लैबोरेटरीज़ मिलें, अच्छा लाइब्रेरी मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। तो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए कि प्लेसमेंट कैसा होता है इस कॉलेज और कैंपस का, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने कॉलेज चूज़ किया था तो सबसे पहली चीज़ यही देखी थी कि उसके प्लेसमेंट्स कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं। ह्यूज गैप है एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो एकेडमिया को पता नहीं है, और एकेडमिया जो पढ़ा रहा है, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए काबिल नहीं है। तो इस सबसे पहले जरूरी है कि इस गैप को कम किया जाए, इस ब्रिज को बांटा, इस ब्रिज को इन दोनों एरिया को एक सामने लाया जाए, आपने सामने बिठाया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि जो हमारा जब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है तो हम लोग इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं कि भाई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमारे बच्चे इस समय इन्फोसिस में भी हैं, हमारे बच्चे TCS में हैं, हमारे बच्चे विप्रो में हैं, हमारे बच्चे बायजूज़ में हैं, हमारे बच्चे एक्सिस बैंक में भी हैं, बजाज कैपिटल में भी काम कर रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च के बच्चे यहाँ जो पतंजलि फूड में उसमें भी काम कर रहे हैं, अकूम ड्रग्स करके कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ जो हम एजुकेशन दें वो इंडस्ट्री अलाइंड हो, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करें। यही देखिए यूनिवर्सिटी का रोल ये होता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तराखंड के युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ में क्या आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कुछ योगदान करते हैं, कुछ ऐसे उनके डेवलपमेंट के लिए? देखिए, उत्तराखंड के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है, और मशहूर नहीं है, ये सिद्ध भी है, सिद्ध होती है। ये वो कहावत है कि पहाड़ के पानी ने और जवानी ने उत्तराखंड का साथ नहीं दिया। अच्छा। गंगा यमुना यहाँ से निकलती हैं जी, लेकिन पहाड़ में पीने का पानी नहीं मौजूद है। और जवान जो भी होते हैं यहाँ पे, जो बच्चे यूथ होते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार का साधन नहीं है, एजुकेशन के बाद उनको नीचे आना पड़ता है। टूरिज्म के ऊपर और वेलनेस के ऊपर अच्छा काम किया जा सकता है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने जो हमारा एक हिल कैंपस है पहाड़ में, उसके आसपास के करीब 18 गाँवों को हम लोगों ने वहाँ के किसानों को कहा कि आप कैश क्रॉप उगाइए, आप मिर्ची उगाइए, आप अदरक उगाइए, आप हल्दी उगाइए, जो बड़ी वाली इलायची होती है वो उगाइए, और मार्केट प्रोवाइड करना हमारा काम है। दूसरा हमने क्या किया, हमने हॉस्टल नहीं बनाया। पहाड़ों में लोग कहते हैं कि ये सब घोस्ट विलेज हैं, क्योंकि विलेज खाली हो गए हैं।
तो हमने कहा भाई नहीं, घोस्ट विलेज टू होस्ट विलेज, एक नई स्कीम हमने ये शुरू करी। हमने कहा हम हॉस्टल नहीं बनाएंगे यहाँ, अगर हम पहाड़ में अपना विश्वविद्यालय का कैंपस खोल रहे हैं तो हम हॉस्टल नहीं बनाएंगे। आसपास के गांव के लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी कि आप अपने घरों को ठीक कीजिए, होम स्टे योजना है उस तरह से कीजिए, और इन बच्चों को अपने साथ रखिए। आप बहुत नॉमिनल इनसे रेंट लीजिए, इनको खाना भी दीजिए, जैसे सिंपल जैसे दाल रोटी सब्जी आप खाते हैं वैसे इनको दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को अगेन सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है। पहाड़ के लगभग 350-400 गांव में हम लोगों ने पीने का पानी पहुंचाया। अच्छा। वो हमने विभिन्न संस्थाओं से, उत्तराखंड में विभिन्न संस्थाओं से मिलकर हम लोगों ने ये काम किए हैं, कुछ अपने आप भी किए हैं। हेल्थ सेक्टर के जो हमने काम किया है उसमें जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है उसमें कमी आई है, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है उसमें कमी आई है। तो पहाड़ के गाँव में हम लोगों ने जो जिस क्षेत्र में आवश्यकता है पहाड़ में, जैसे मैंने कहा कि जिस बुनियाद से, जिस भावना से, जिस सिद्धांत से ये संस्थान बना था, तो हम लोग पहाड़ के लोगों के ऊपर, खास करके युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। और खाली काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम एजुकेट भी कर रहे हैं। डॉक्टर विजय जी, जिस तरीके से आपने हेल्थ की बात करी, तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो एजुकेशन की बात तो आपने मुझे बताई। हेल्थ में भी जो यहाँ पर हमारा अस्पताल है हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट का, तो आपने जैसे कहा भी था कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत देश के सबसे ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ पे ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं, आप उनको कैसे अपडेट रखते हैं और उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, खास करके जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इसमें डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हों या इवन सर्जिकल इक्विपमेंट हों या इवन जो हमको ट्रीटमेंट करना है वो इक्विपमेंट हों, वो बहुत कॉस्टली हो गए हैं। और और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक अलग से अलग जगाने की जो प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है, मेक इन इंडिया जी, उस ओर काम किया जा रहा है। और ये क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है। अब हम रेडिएशन के लिए अगर इक्विपमेंट की बात करें तो वो जो रेडिएशन की मशीन होती है वो 8 से 10 करोड़ की आती है एक मशीन। अब वो जो बड़े अस्पताल हैं जो लोन लेके चलते हैं, वो नेचुरली उनकी फ़िलॉसफी दूसरी होती है। हम लोग यहाँ वॉल्यूम में काम करते हैं। हम लोग, डॉक्टरों को मैं कहता हूँ कि भैया एक तो आप साइंटिफिक काम कीजिए, आप मरीज को पैसा बनाने की मशीन मत समझिए कि मरीज हमारे गेट के अंदर आ रहा है आप उसकी आप जेब काटने लग जाए। नहीं, जो साइंटिफिक, जो टेक्निकली जो उसको रिक्वायरमेंट है मरीज की, वो आप कीजिए। जिस तरीके से बात करते हैं हम बीमारियों को ठीक करने की, रोज़ मरीज़ आते हैं पूरे देश भर से, तो बहुत ही स्ट्रेस का, तनाव का वातावरण रहता है। इसके साथ में आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ भी अपडेट रहना है। तो ये जो पूरा एक सिंक है कि एक बैलेंस करना होता है, वो किस तरीके से होता है? लोग एक निमित्त मात्र होकर काम कर रहे हैं, कठपुतली हैं हम लोग। हर इंसान कठपुतली है, ऊपर वाले का काम कर रहा है। आप कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाले ने एक जिम्मेदारी दी, आप ये काम कीजिए, आप ये कर रहे हैं। डॉक्टरों को एक अलग जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है कि भाई आप इस तरह से मरीज को ठीक कीजिए। मैं समझता हूँ कि अगर कम्युनिकेशन अगर एक है, क्योंकि अगर पेशेंट और उसका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके बीच में संवाद नहीं होगा तो उससे बहुत बड़ी एक तनाव हो जाता है, एक स्ट्रेस का कारण डॉक्टर के लिए बन जाता है। लोडेड हैं डॉक्टर, उनको हमको समय समय पर प्रोत्साहन करना पड़ता है, उनको सही टीम देनी होती है। तो चैलेंजेस हैं हेल्थ सेक्टर के, कंपटीशन मार्केट में हैं, तरह तरह के प्रेशर्स हमारे ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा जो मूल सिद्धांत है मानवता की सेवा करना, जिस दिन मैं समझता हूँ अगर उससे हम भटक जाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अभी तो हमें मालूम है कि हमें सेवा करनी है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, डॉक्टर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो हम लोग अच्छी गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे दे पा रहे हैं। सर, आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे ये जानने को मिला कि एजुकेशन के साथ में, चीज़ों के साथ में एक वैल्यू एजुकेशन होना, एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत थैंक यू। थैंक यू।